सब्सक्राइब कीजिए टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम इनके बारे में जानते हैं और इसके बाद में हम मृदा भी पढ़ने वाले हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है और वह किस किस तरीके से उपजाऊ होती है, कौन सी मृदा कहाँ पर मृदा में कहाँ पर फसल बोई जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति है जो वह लाई गई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात करते हैं हम श्वेत क्रांति की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि श्वेत का मतलब होता है दूध। दूध भी अब आपका श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है। तो यह दुग्ध उत्पादन के लिए लाई गई थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात करें नीली क्रांति की तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी। भूरी क्रांति की बात करें तो यह उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। भूरी क्रांति है जो उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाई गई थी। पीली क्रांति की बात करें तो यह तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। कृष्ण क्रांति है वह बायोडीजल उत्पादन के लिए लाई गई थी। कृष्ण क्रांति है जो वह बायोडीजल उत्पादन के लिए लाई गई थी। लाल क्रांति है टमाटर के लिए और मांस के लिए लाई गई थी। लाल क्रांति है वह टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए लाई गई थी। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति है वह झींग मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति है वह झींग मछली के उत्पादन के लिए लाई गई थी। बादामी क्रांति है जो वह मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति है वह मसाला उत्पादन के लिए लाई गई थी। सुनहरी क्रांति की बात करें तो वह फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए और अग्रत क्रांति है वह नदी जोड़ो परियोजना के लिए यानी कि नदी जोड़ो परियोजना के लिए लाई गई थी अग्रत क्रांति। गोल क्रांति है वह आलू के लिए गोल क्रांति है वह आलू के लिए लाई गई थी। बात करें इंद्रधनुष क्रांति इंद्रधनुषीय क्रांति वह सभी क्रांतियों पर निगरानी के लिए यानी कि वह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए लाई गई थी। इंद्रधनुष क्रांति है वह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए लाई गई थी। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु लाई गई थी। सनराइज सूर्योदय क्रांति है वह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए लाई गई थी। बात करें गंगा क्रांति की तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़े वाला वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा लाई गई थी। वह वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा गंगा क्रांति है वह लाई गई थी। सदाबहार क्रांति की बात करें तो जैव तकनीकी के द्वारा लाई गई थी। सैफरॉन क्रांति की बात करें तो सैफरॉन क्रांति है वह केसर उत्पादन के लिए और केसर उत्पादन है वह जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। बात करें स्लेटी क्रांति की या ग्रे क्रांति की तो यह उर्वरकों के उत्पादन से लाई गई है। हरित सोना क्रांति है वह बांस के उत्पादन से लाई गई थी। और बात करें मूंग क्रांति है वह मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति है वह मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है।
परामनी क्रांति है वह भिंडी उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति है वह भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड उत्पादन यानी कि ग्रीन गोल्ड क्रांति है वह चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति है वह चाय के उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति है वह भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। यानी कि खाद्य श्रृंखला क्रांति है वह भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। खाकी क्रांति बात करें तो यह चमड़ा उत्पादन के लिए खाकी क्रांति है वह चमड़ा उत्पादन के लिए लाई गई थी। व्हाइट गोल्ड क्रांति है वह कपास के उत्पादन हेतु है। व्हाइट गोल्ड क्रांति है वह कपास उत्पादन हेतु है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी और यह इसके अग्रदूत हैं। यह किसने की थी? तो इसके अग्रदूत एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में की थी। विश्व की बात करें, यह तो भारत में थे एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और भारत में बात करें तो इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था तो वह चावल व गेहूं पर पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वह चावल और गेहूं पर पड़ा था। चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। यानी कि जो हरित क्रांति लाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव चावल और गेहूं पर पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई थी, यानी अधिकतम वृद्धि हुई थी गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही केसर उगाया जाता है, इसके बाद कहीं नहीं उगाया जाता है। भारत में दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति लाने का श्रेय, यानी कि दूध के उत्पादन के लिए जो श्वेत क्रांति लाई गई थी वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई गई थी। भारत में जो नीली क्रांति के जनक हैं, जो मत्स्य जो मछलियों के लिए है, वह उनके जो जनक हैं वह अरुण कृष्णन हैं। उसके जो नीली क्रांति के जनक हैं वह अरुण कृष्णन हैं। बात करें हम गुलाबी क्रांति की तो उसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। बात करें स्वर्णिम क्रांति के जनक तो निरपक तुतेज हैं। निरपक तुतेज हैं। लाल क्रांति की बात करें तो विशाल तिवारी हैं। लाल क्रांति की बात करें तो यह विशाल तिवारी हैं। सिल्वर क्रांति के जनक कौन हैं? तो सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का सबसे फर्स्ट नंबर का स्थान है। भारत में सर्वोच्चतम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। सबसे ज़्यादा जो चाय है वह दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली कहाँ पर है? तो स्वच्छ जलीय मछली है वह पश्चिमी बंगाल में है। स्वच्छ जलीय मछली है जो वह पश्चिमी बंगाल में है। भारत का उर्वरक में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक में तीसरा स्थान है। भारत का उर्वरक में तीसरा स्थान है। भारत का सब्जी उत्पादन दूसरा है। भारत का जो सब्जी उत्पादन में स्थान है वह दूसरा है। और फल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा गया है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा गया है। भारत में कृषि की बात करें तो भारत में कुल क्षेत्रफल
के 51% भाग पर खेती होती है, यानी कि इंडिया के पूरे कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती होती है और 4% भाग पर चारागाह होता है। 4% भाग पर चारागाह होता है। 21% जो भूमि है उस वह वन के लिए, और जो 24% भूमि है वह बंजर तथा बिना उपयोगी भूमि है। भारत में 51% जो खेती है वह खेती होती है, 51% भाग पर खेती होती है और 4% भाग पर चारागाह होता है। 21% भाग पर भूमि वन होते हैं और 24% भाग है जो वह बंजर और बिना उपयोगी भूमि है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो कृषि है वह इकोनॉमी की रीढ़ है। बात करें भारत की मिट्टियों की। भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल की बात करें तो हम भारत में कृषि उत्पादन परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने जो मिट्टियाँ हैं भारत की उनको 8 भागों में बांटा है। भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनको 8 भागों में बांटा है। तो बात करते हैं कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी, पीटमय और जैव मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। यानी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने % भाग पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी है भारत के 22% भाग पर पाई जाती है। 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। तो यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, इनमें उर्वरकता काफ़ी होती है। जो नदियों के द्वारा जो आ जाती है मिट्टी तो उसमें उर्वरकता काफ़ी होती है, यानी कि वह उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटास की होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में, उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। बात करें बांगर किसे कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में बांगर होती है और खादर होती है। तो बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी और खादर का मतलब होता है जो नई मिट्टी बनती है। बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी, खादर का मतलब होता है नई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में फसल है वह धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो फसल होती है धान की, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि की फसल होती है। बात करें काली मिट्टी का निर्माण की। तो बेसाल्ट की चट्टानें टूटने फूटने से, यानी कि जो ज्वालामुखी के टूटने फूटने से जो निकलती है वह, उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस खनिज की बहुलता होती है। तो वह एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जो काली मिट्टी है वह बेसाल्ट की चट्टानें टूटने फूटने से, ज्वालामुखी के आने से तो काली मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें बहुलता होती है जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की होती है। काली मिट्टी के रंग की बात करें तो मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण यह काला रंग होता है। मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसमें काली मिट्टी का काला रंग होता है। काली मिट्टी का नाम है, इसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम चरनोजम मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए बात करें तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है
जो कपास की खेती होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी उपयोगी होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो यह रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता ज़्यादा होती है? तो इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, वह ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, वह ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। लाल है वह लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कपास इसमें काली मिट्टी में होती है तो वह गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है। बात करें अमूल का जो फुल फॉर्म है, जो अमूल दूध आता है उसकी जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेड क्वार्टर है जो अमूल का वह गुजरात में है। अमूल का हेड क्वार्टर है वह गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड यह दुग्ध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड है वह दूध से संबंधित है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा दूध, तो यह दूध से संबंधित है। जो अमूल दूध है वह इसका कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? तो इसका कार्यक्रम है 1970 से स्टार्ट हुआ था। इसका कार्यक्रम है वह 1970 से शुरू हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है वह गुजरात में है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है और यह ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने भारत की कृषि के बारे में जाना था और मिट्टियों के बारे में जाना था, और आपको इन जो हमने पढ़ाया है इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।